हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम MHI 04 या फिर 104 को डिस्कस करने वाले हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। बट देखो, एक बात है कि इसका जो सिलेबस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो एग्जामिनर के पास ना बहुत ज़्यादा चॉइस है इसमें, वो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। मैंने पिछले साल के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं, उसके मन की बात है, वो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। कोई ऐसा ऐसा है नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे या कुछ है। पर ये है, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में बनना ही बनना है, मैं उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूंगी जो कि बहुत बार पूछे भी गए हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आपका आएगा। अब इसमें नायक प्रणाली पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज हम विजयनगर की नायक प्रणाली के बारे में ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य के अधीन थी क्या नायक प्रणाली, और ये एक विशिष्ट प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी जिसने साम्राज्य की स्थिरता, विस्तार और अंततः उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रणाली का विकास और प्रभाव कुछ बिंदुओं पर विश्लेषित है। तो देखो क्या है, संरचना पहले पढ़ेंगे, नायक प्रणाली की संरचना कैसी थी। तो विजयनगर के शासकों ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया हुआ था, टुकड़ों में बांटा हुआ था, जिन्हें मंडलम, नाडु, स्थाल और ग्राम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम का शासक एक नायक होता था। तो क्या था, जो मंडलम का जो प्रधान होता था, जो उसको संभालता था, उसको बोलते थे क्या, नायक, जिसे एक विशेष क्षेत्र सौंपा जाता था। अब उस क्षेत्र को बोलते क्या थे, नायकतम। देखो ये वर्ड है ना, कई बार इन वर्ड पे शॉर्ट नोट आ जाता है, इसीलिए इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नायकों को यह क्षेत्र सैन्य सेवाओं के बदले प्रदान किया जाता था और वे उस क्षेत्र के प्रशासन, कर संग्रह और सैन्य व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। तो समझ आ गया आपको क्या था मंडलम। मंडलम का जो अध्यक्ष होता था या शासक, उसको क्या बोलते थे, नायक बोलते थे। और नायक का क्या काम होता था, जो उसको पर्टिकुलर जो क्षेत्र, जो जगह दी जाती थी, वो क्या करता था, वहाँ पे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाता था, कर संग्रह करता था और सैन्य व्यवस्था का भी काम वही करता था। सैन्य और प्रशासनिक दायित्व की बात कर लेते हैं। तो नायक प्रणाली के अंदर नायकों को अमरम नामक भूमि प्रदान की जाती थी। तो क्या, नायकों को क्या दिया जाता था, अमरम नामक भूमि, जिसके बदले उन्हें एक निश्चित संख्या में सैनिकों को तैयार रखना होता था। इन सैनिकों में पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी शामिल होते थे। नायकों को अपने क्षेत्र में कर संग्रहण का अधिकार होता था, जिसमें से आधा राजकोष में जमा किया जाता था और बची हुई राशि स्थानीय प्रशासन, सैन्य व्यय और धर्मार्थ कार्यों में उपयोग की जाती थी। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो नायकों ने अपने क्षेत्रों में कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की थी, जैसे कि तालाब बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, बांधों का निर्माण करवाया था। इससे क्या हुआ था, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिला था। कृषि अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा नायकों ने मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को कर मुक्त भूमि प्रदान की थी। कुछ ऐसी भूमियां दी थी जिन पे वो कर नहीं लेते थे, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। प्रणाली की कमजोरियां भी थी जो इसको पतन की ओर ले गई। हालांकि नायक प्रणाली ने शुरुआती रूप में साम्राज्य को सैन्य और प्रशासनिक स्थिरता प्रदान की, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, नायकों की शक्ति में वृद्धि हुई और वे अर्ध स्वतंत्र शासकों के रूप में उभरने लगे। जब उनकी शक्तियां बढ़ गई तो वो धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगे। विशेषकर तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, 1565। तालीकोटा की लड़ाई के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो कई नायकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं, और जो जो क्षेत्र उनको मिला था उस पर उनका कब्जा हो गया।
और अपने अपने क्षेत्रों पे स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जैसे कि मदुरई, तंजावुर और झिंझी। इस विकेंद्रीकरण ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इस तरह क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने सबको वो भूमि जो बांटी हुई थी, अगर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो कितने भूमि के टुकड़े तो वैसे ही चले गए, तो पतन तो अपने आप ही होना है। अब इसके आप निष्कर्ष में लिख दो कि नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य संरचना का एक अभिन्न अंग थी, जिससे साम्राज्य की शक्ति और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि प्रणाली की अंतर्निहित कमजोरियां, जैसे कि नायकों की बढ़ती स्वतंत्रता और केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों ने अंततः साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया। इस प्रणाली का अध्ययन मध्यकालीन भारत में शक्ति, प्रशासन और समाज के बीच जटिल संबंधों को समझने में सहायक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है हमको करना ही करना है रिवीजन, और वो पेपर में आपके आ ही सकता है। वो देखो, ये वर्ड है, इन पे ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है इस तरीके से भी आ सकता है। शॉर्ट नोट तो पक्का ही पक्का आना है इनमें से किसी ना किसी पे, ये तो पक्का है। और नाडु या फिर ब्रह्मदे या नगरम, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और सुशासित थी। आपकी इसकी 4 प्रमुख इकाइयां थी, उर, नाडु, ब्रह्मदे और नगरम। देखो, उर क्या होता था, उर होते थे छोटे छोटे गांव और उनके ग्रुप, छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बनता था नाडु। और ब्रह्मदे कुछ जमीनें होती थी जो ब्राह्मण को दान दी जाती थी, जिसपे कर नहीं लिया जाता था। और नगरम शहरों की तरह होते थे। चलो एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। उर, देखो, छोटे कृषक ग्राम जहां अधिकांश वल्लन वगै जाति के किसानों का निवास था। और इनका जो प्रशासन था वो कैसे चलता था, ग्राम सभा द्वारा। सभी कर देने वाले पुरुष वयस्क सदस्य कार्यकारी समिति को कहा जाता था। कार्य क्षेत्र था सिंचाई, रास्तों, टैंकों और मठ मदिरा, कर संग्रह, न्याय तथा सामाजिक कल्याण के कार्य करना। अब हम नाडु पढ़ लेते हैं। नाडु उरों का समूह, है ना, सब कुछ उरों को मिलाकर बनता था क्या, नाडु। एक सामान्य क्षेत्र, प्रत्येक नाडु के पास उसकी खुद की सभा और प्रमुख होते थे। अगर उसके प्रशासन की बात करें तो नाडु के समष्टिगत निर्णय लेते थे कौन, नट्टर। कर एकत्रित करते थे और न्यायपालिका के मामलों में कम निर्णय लेते, न्यायपालिका के मामलों में भी वो क्या करते थे, निर्णय लेने का काम करते थे। पुनरावृत्ति की बात करें तो स्थानीय स्वायत्ता बेहद प्रबल किसान समूहों के सुशासन का एक मॉडल थी। कर लेते हैं ब्रह्मदे को। देखो, इसकी परिभाषा में मंदिर के आसपास या बांधे गए भूमि हिस्से जिन्हें ब्राह्मणों को कर से मुक्त किया गया था। सभा, केवल ब्राह्मणों की सभा या महासभा, ये विद्यालयों, धर्म संस्थानों, मंदिरों, पवित्र झीलों आदि के प्रशासन में लगे थे। योग्यता, सदस्यता हेतु व्यय, संपत्ति, शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि विवरण पर आधारित चयन होता था इसमें। और साधन संपत्ति की बात करें तो भूमि प्रयोग, जलाधिकार, कर और सामुदायिक धरोहर का नियंत्रण शामिल है। नगरम क्या होता था, नगरम क्या है, जहाँ पे व्यापारी शिल्पकला केंद्र होता था, जहाँ व्यापारी और कारीगरों का वास होता था, बसते थे वो लोग वहाँ पे। और सभा, ट्रेडरों द्वारा सभा क्या करती थी, ट्रेडरों द्वारा संचालित बाजार शुल्क, टैक्स का निर्धारण करना, व्यापारिक आचार व्यवस्था और इनकी जिम्मेदारियों का काम। प्रशासन में क्या था, सारा रिकॉर्ड वगैरह जो लिखा जाता था उसके लिए एक अधिकारी रखा जाता था, लेखांकन जिसको कलर की कहते हैं हम लोग, वो काम करता था। आपसी समन्वय और केंद्र स्थानीय संतुलन। स्थानीय स्वायत्ता,
चोल शासक इन स्थानीय संस्थाओं को न्याय, कर, विकास कार्य, कृषि, जल व्यवस्था आदि विषयों में व्यापक अधिकार देते रहे। राज्य नियंत्रण की बात करें तो राज्य के अधिकार निरीक्षण हेतु रहते और आपातकालीन हस्तक्षेप की शक्ति थी। आधिकारिक निरीक्षण की बात करें तो राजा और अन्य शासकों ने मंदिरों व अभिलेखों में आदेश और समीक्षा के अध्यादेश दर्ज कराए। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हो, चोल राज व्यवस्था ने केंद्रीय सत्ता और स्थानीय स्वशासन के बीच अद्वितीय संतुलन बनाए रखा। और नाड़ू कृषक स्वशासन की इकाइयां न्याय और विकास की जिम्मेदारियां खुद लेते थे। और ब्रह्मदेव में धार्मिक और सामाजिक अभिजात ब्राह्मणों को केंद्र, जहां ज्ञान और धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण होता था। और नगरम की बात करें तो व्यापार शिल्प की निकाय आर्थिक नींव को मजबूत बनाती थी। समग्र रूप से चोल प्रशासन ने मध्ययुगीन भारत में जनता आधारित शासन की परंपरा को प्रस्थापित किया, जहां प्रत्येक सामाजिक वर्ग, किसान, ब्राह्मण, व्यापारी सब स्वनिर्धारित भूमिका निभाते थे और राज्य इसी संगठित विविधता में एकीकृत था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब देखो, जो अगला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट है वो ये है, पुर्तगालियों पे भी आपका क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, कई बार आ जाता है पुर्तगालियों के भारत में आगमन के बारे में बताओ। अब जैसे ये पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या सिर्फ पुर्तगाली पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। प्राचीन काल से यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री व्यापार पुर्तगालियों द्वारा काफी विकसित हुआ। पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे है समुद्री मार्ग की खोज व तकनीकी। केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज हुई थी 1498 में। किसने की थी? वास्को डी गामा के द्वारा हुई थी। अटलांटिक और हिंद महासागर को जो जोड़ता हुआ है, पहली बार सीधे भारत पहुंचने का मार्ग उसने ढूंढा, जिससे मसालों तक यूरोपीय पहुंच संभव हो पाई, क्योंकि भारत में ही थे ना मसाले। नाव का विकास हुआ। देखो, कैरावल तैरने में तेज और हल्की, तटवर्ती अन्वेषण हेतु आदर्श थी। और कैरेट नाव, ये भी नाव थी, बड़े समुद्री अभियान और भारी माल ढोने हेतु उपयुक्त हिंद महासागर मार्ग के लिए इस्तेमाल होती रही। और नेविगेशनल उन्नति, एस्ट्रोलैब, कपास, क्वाइट्रॉन व प्रोटोलन चार्टर जैसे उपकरणों से दूरी, अक्षांश देशांतर निर्धारण में सुविधा मिली। वोल्टाडोमार प्रशांत व अटलांटिक में स्थिर पवन चक्र का ज्ञान सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बना दिया इन्होंने। अगर व्यापारिक नेटवर्क और उपस्थिति की बात करें तो गोवा लिस्बन मार्ग पर आयोजित नियमित समुद्री सेवाएं, मसालों का निर्यात और चीनी रेशम हेतु चीन की यात्रा इसमें शामिल थी। व्यापारिक चौकी और गढ़, गोवा, कोचीन, मलक्का, हॉर्मुज और मकाऊ में पुर्तगाली चौकियां व गढ़ स्थापित किए गए, जो व्यापार व रक्षा दोनों हेतु उपयोगी थे। कार्ड्स प्रणाली एक लाइसेंस आधारित व्यापारी प्रणाली थी, जिसके अधीन गैर पुर्तगाली जहाजों से शुल्क व राजस्व लिया गया, जिससे यूरोप एशिया व्यापार में नियंत्रण बना रहे। सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, या व्यापार शुल्क भी बोल सकते हैं। राजकीय संरचना की बात करें तो व्यापार का केंद्रीकृत नियंत्रण, कीमत निर्धारण, दस्तावेजीकरण, कस्टम नियंत्रण तथा नक्शा निर्माण इसका कार्य क्षेत्र था। आर्थिक नीतियों और प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो राजकीय एकाधिकार, मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल, अदरक समेत रेशम, मोती तथा तांबा पर पुर्तगाली राज्य का नियंत्रण या एकाधिकार था। और लाभप्रद मार्जिन की बात करें तो मसाले आयात की लागत लगभग 6 क्रूजाइडोस प्रति क्विंटल थी, जबकि लिस्बन में इसकी कीमत 20 क्रूजाइडोस तक थी, जिससे 90% लाभ होता था। विनिमय मुद्रा और स्वर्ण उपयोग,
शुरुआती दौर में सोना, तांबा व कुछ यूरोपीय धातुओं का मसालों के लिए विनिमय हुआ, मतलब धातुओं के बदले मसाले दिए जाते थे। बाद में सोना सीधा मासिक अभिनव माध्यम बन गया। सैन्य व समुद्री प्रभुत्व की बात करें तो सैन्य जहाज गैलेयास और कनबटन, कुछ वर्ड है ना थोड़े से अटपटे से है इसके, जलियान, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा टंग ट्विस्टेड है, जो डकैती एवं विरोध से निपटते थे, व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए तैनात थे। किलेबंदी की बात करें तो गोवा, मलक्का, होर्मुज आदि स्थानों पर किलेबंदियां स्थापित कर सुरक्षित व्यापार संरचना बनाई गई। नौसैनिक खुलापन, निजी कंपनियों को भी जहाजों के संचालन हेतु अनुमति मिली, जिससे राज्य व निजी दोनों प्रणालियों ने भूमिका निभाई। वैश्विक प्रभाव की अगर बात करें तो यूरोपीय मसाला बाजार में सुधार, पुर्तगालियों के कारण मसाले का दाम कम हुआ और लिस्बन जलद व विशाल व्यापारिक केंद्र बना। एशिया के भीतर व्यापार प्रभुत्व, भारतीय महासागर, फारस की खाड़ी, मलक्का आदि मार्गों पर पुर्तगालियों ने सर्वोच्च स्थिति बना ली। सांस्कृतिक संबंधी प्रभाव, यूरोपीय खाद्य, वास्तुकला, धर्म का प्रसार हुआ, जैसे कि केरल में पुर्तगाली मसालों, कला व भाषा के संकेत मिले। अब इसके निष्कर्ष में हम लिख देंगे, पुर्तगालियों ने तकनीकी प्रगति, सुनियोजित नौवहन प्रणाली, राजकीय नियंत्रण, सैन्य बल और वैश्विक नेटवर्क को एकीकृत करके मध्ययुगीन विश्व का पहला वैश्विक समुद्री व्यापार साम्राज्य स्थापित किया। इन विशेषताओं ने संपूर्ण यूरो एशिया व्यापारिक प्रक्रियाओं को पुनर्परिभाषित किया और आधुनिक वैश्विक व्यापार संरचना के बीज बोए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं बताती हूँ। क्या हुआ, पुर्तगाली भारत आए, भारत का समुद्री मार्ग खोजा किसने, वास्को डी गामा ने। समुद्री व्यापार खोजा तो वहाँ से क्या होने लगा, फिर मसालों का व्यापार होने लगा। हमारे देश के मसाले जो हैं वो पुर्तगाल तक भी और अन्य यूरोपीय देशों तक भी पहुँच गए और इससे हमारी जो व्यापारिक और व्यापार हमारा बढ़ा, आर्थिक स्थिति में सुधार आया और साथ साथ उन्होंने भी इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। पहले शुरुआत में क्या होता था, धातुओं के बदले, जैसे तांबा, सोने की बात हुई थी ना, उसके बदले मसालों का लेन देन होता था और फिर धीरे धीरे ये मुद्राओं के बदले भी ये व्यापार चालू हो गया। फिर क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने इस पे क्या करा था, व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी ना। तो क्या कर रहे थे ये लोग, सीमा शुल्क बहुत भारी मात्रा में ले रहे थे, जिससे ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिल जाए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर जो अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सातवाहन पे आता है। सातवाहन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सातवाहन राज्य की उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हमने इस क्वेश्चन को उठाया है, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सातवाहन राज्य के उदय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की जटिलताएं थी, लेकिन सामंजस्यपूर्ण भूमिका भी रही। अगर इसका सामाजिक आधार देखें तो जाति व्यवस्था एवं शैक्षणिक उन्नति सबसे पहले देखते हैं। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन व्यापार व शिल्प कौशल के उदय से वैश्य व कारीगरों की सामाजिक स्थिति उन्नत थी। राजाओं ने अपने माताओं के नाम लिए हुए थे, जैसे कि वैसे तो पिता के नाम होते हैं ना नाम के आगे, लेकिन इन्होंने अपने नाम के आगे माताओं का नाम लगा रखा था, जैसे कि गौतमी पुत्र, सातकर्णी, जो मातृ प्रधान राजसत्ता की ओर इशारा करता है। ये राज के उत्तराधिकार के पुराने पितृसत्तात्मक स्वरूप को तोड़ता है। ये वर्ड थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पट्टिकारात्मक लिखा हुआ है, आप इसको पितृसत्तात्मक कर लेना। धर्म निरपेक्षता
तथा धार्मिक प्रोत्साहन। ब्राह्मणवाद को मजबूत किया गया। वंशजों ने वेदीय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ किए। साथ ही बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। अमरावती, नागार्जुन कोंडा जैसे स्तूपों, चैत्य और विहार निर्माण के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता ने राजकीय समावेशिता को बढ़ाया। आर्थिक आधार की बात करें तो कृषि विस्तार एवं सिंचाई हुई। कृष्णा गोदावरी मैदानों में खेती का विस्तार और सिंचाई प्रणालियों का विकास हुआ, जैसे कुएं, बांध और टैंकों का निर्माण हुआ, जिससे फसल उत्पादन में भी सुधार हुआ तो आर्थिक प्रगति होने लगी। सिक्कों का उदय और मुद्रा आधारित व्यापार हुआ। ताम्र, कांस्य, चांदी, है ना, वह लेड के सिक्के जारी किए गए जिन पर शासक व पशु मोटिफ उकेरे गए थे। ये सिक्के आंतरिक व बाहरी व्यापार दोनों में व्यापक रूप से स्वीकार्य थे। अंतर्देशीय व्यापार नेटवर्क की बात करें तो पश्चिमी तट, भोरोग, कोलाब, कालियान और पूर्वी मार्गों द्वारा रोम, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मसाले, वस्त्र, रत्नों का व्यापार प्रबल हुआ। रोमन सोने और ग्लास की चीज़ों का आयात हुआ। वहीं भारत से मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत भेजे गए। राजनीतिक प्रशासनिक आधार की बात करें तो मौर्य नियंत्रण के पश्चात उदय हुआ क्या? मौर्य, शुंग व कण्व वर्चस्व के बाद स्वतंत्रता मिली। सिमुका द्वारा लगभग 230 ईसा पूर्व राजसत्ता की स्थापना हुई। उन्होंने मलवा, महाराष्ट्र, मध्य और दक्षिण भारत का काफी विस्तार किया। केंद्रीय प्रादेशिक प्रशासनिक सविन्यास की बात करें तो साम्राज्य आहार में विभक्त था, जिसका प्रशासक अमात्य व महात्य थे। राजसत्ता के नियंत्रण में स्थानीय सामंत व सैन्य प्रभुत्व शामिल थे। राजकीय शक्ति धर्मशास्त्र के अनुरूप थी। अगर सैकाओं के साथ सैन्य संघर्ष की बात करें तो पश्चिम सेटअप्स के साथ युद्धों ने सैनिक क्षमता व साम्राज्य एकता को मजबूत किया। विशेषकर गौतमीपुत्र व सातकर्णी ने विजय हासिल की और राजनीतिक विवाह से रुद्रदामन की पुत्री से विवाह, क्षेत्रीय तनाव का समाधान हुआ। कैसे? रिश्ता बना के। स्थानीय स्वशासन व विकेंद्रीकरण, सामंतों, राजा, महाभोज, महारथी, महासेनापति को अधिकार दिए गए। स्थानीय युद्ध और प्रशासन में सहयोग दिया गया। विकेंद्रीकरण हुआ सत्ता का कुल मिला के। आलोचना में देखें तो स्वामित्व वर्सेस संसाधन संतुलन। मौर्य पतन ने स्वतंत्रता दी, लेकिन संसाधनों में प्रशासनिक क्षमता को पुनर्संगठित करने का दबाव भी लाया। कृषि, सिंचाई और निकासी तंत्र में सुधार स्थायी आर्थिक आधार के लिए आवश्यक था। धार्मिक दो धारा की बात करें तो ब्राह्मण व बौद्ध दोनों मार्गों का समर्थन सांस्कृतिक एकता प्रदान करता था, लेकिन एकाधिकार ताकतों के बीच संवाद और संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण था। अगर इस पर टीका टिप्पणी की बात करें तो आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक गतिविधियों और राजकीय स्थापनों को बढ़ावा देती थी, लेकिन सीमावर्ती ताकतें जैसे सैकाएं, कुषाण शासकीय प्रतिद्वंदी के साथ लगातार टकराव शासकीय संसाधनों पर भार डालता था। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, सातवाहन राज्य की उन्नति में निम्नलिखित तत्व निर्णायक रहे। तो सामाजिक मतलब जातीय संरचना का आर्थिक प्रोत्साहन और मातृ प्रधान राजवंश। इसमें कंक्लूजन है, जो अभी तक पूरा पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। जाति व्यवस्था थी, 4 वर्णों में विभक्त था, और लेकिन सबको मतलब किसी का ऐसे वो नहीं था, क्या नहीं था, शोषण नहीं हो रहा था। और मातृ प्रधान राजवंश था, माताओं का नाम लगा रहे थे। आर्थिक रूप से देखिए तो कृषि विस्तार हुआ, मुद्राओं का चलन हुआ, समुद्री व्यापार शुरू हुआ। राजनीति में देखें तो केंद्रीयता व स्थानीय स्वशासन का संतुलन बना और सैन्य विजय और राजनीतिक गठबंधन हुए, शक्ति का भी विकेंद्रीकरण हुआ था। इस मिश्रित दृष्टिकोण ने
मिश्रित दृष्टिकोण ने दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूती दी। हालांकि बाहरी चुनौतियां व संसाधनों के दबाव ने अंततः गिरावट की और मार्गदर्शित किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है पर समझ आ गया होगा। मुगल राज्य की अगला टॉपिक जो है ये भी है, कई बार पूछा गया पेपर में। देखो मैंने बताया था ना, उर और नाड़ू पर शॉर्ट नोट भी आ सकते। देखो इसमें नीचे आया हुआ है ना 5th क्वेश्चन में, उर और नाड़ू, ऐसे ही गण संघ, वैदिक ग्रंथ, इस तरीके से। अब बात करेंगे मुगल राज्य की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखो राज्य का केंद्रीकरण और प्रशासनिक संरचना। मुगल राज्य एक अभिनेता सत्ताधारी तंत्र था जहां सम्राट सर्वोच्च सत्ता का क्या होता था, केंद्र होता था। और मनसबदारी प्रणाली की बात करें तो अकबर के समय विकसित ये एक समन्वित सिविल सेनात्मक नौकरशाही का निर्माण हुआ। मनसबदारों को दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां एवं संसाधन दिए गए थे। भू राजस्व सुधार की बात करें तो जमीनी सर्वेक्षण व नगद कर प्रणाली के जरिए राज्य की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की गई। प्रशासन 3 स्तरों में था, सूबा, सरकार और परगना में ये फैला हुआ था, जिससे राजस्व संग्रह, न्याय, निगरानी सुनिश्चित हुई। आर्थिक शक्ति व आर्थिक मॉडल की बात करें तो चलो, मुगल भारत वैश्विक प्रौद्योगिकीकरण का केंद्र था। 16वीं से 17वीं सदी में विश्व उत्पादन में लगभग 25 से 28% योगदान था इनका। कृषि विस्तार, सिंचाई कार्य व नगद व्यापार के लिए रास्ता तैयार किया गया, जिससे ग्रामीण व नगरीय अर्थव्यवस्था गतिशील बनी। बंगाल उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा और जलयान यानी कि जहाज निर्माण, दुनिया में अग्रणी था। मुद्रा एकरूपता, चांदी, रुपया, चांदी के रुपये, सोने की मोहर, तांबे का डैम जैसी मुद्राएं ये व्यापारिक स्थितियों और व्यावसायिक स्थिरता और कर संग्रह में पारदर्शिता लाई। धार्मिक नीति और सामाजिक एकीकरण में अकबर की सुलह कुल नीति और दीन इलाही ने समावेशी राजशक्ति उभारने में योगदान दिया। धार्मिक सहिष्णुता जैसे जजिया निरसन, हिंदुओं को प्रशासन और सैन्य सेवा में शामिल करना ने एक व्यापक प्रशासन तैयार किया, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को भी शामिल किया हुआ था। हालांकि औरंगजेब की रहनुमाई में धार्मिक रूढ़िवादिता उभरा, जो कुछ सामाजिक समूह जैसे सिख और जाट में विरोध उत्पन्न करने का कारण बना। सैन्य राजनीति नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व को देखें तो मुगल सेना में आधुनिक बंदूकें, तोप और फायर आर्म्स और नौसेना का योगदान शामिल था। मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से सरकार ने मनसबदारों को स्थान स्थान पर तैनात कर जगह जगह पर तैनात करके केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा। क्षेत्रीय साझेदारी की बात करें, जैसे राजपूत, मराठा, ईरानी जमींदारों ने शासन की वैधता और स्थायित्व को सुदृढ़ किया, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय स्वायत्तता की संभावनाएं भी पैदा की। अंततः क्रिया और पतन के बीजारोपण, अधिक केंद्रीकरण और लगातार युद्ध ने स्रोतों को तनाव में डाला, जिससे भ्रष्टता और स्थानीय गवर्नरों की शक्ति में वृद्धि हुई। उत्तराधिकारी राजनीति यानी कि वारिस विवाद ने सम्राटीय शक्ति को और कमजोर कर दिया, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना राजा का बेटा भी उतना ही लायक हो जितना वो राजा था। छिटपुट विद्रोह, सिख, जाट, मराठा और यूरोपीय उपस्थितियों ने क्षेत्रीय विभाजन और शासन क्षमता को प्रभावित किया। अब इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मुगल राज्य दक्ष केंद्रित तंत्र था, जिसमें मजबूत प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था, धार्मिक समावेश और सैन्य शक्ति बनी थी, किंतु विकेंद्रीकरण, वस्तुगत तनाव और राजनीति विभाजन और आध्यात्मिक कट्टरता ने अंततः इसे क्षीण किया। अगर आप किसी विशेष
हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है तमिलकम। तमिलकम पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तमिलकम में मुख्य तंत्र के विकास की प्रकृति तथा पैटर्न का विश्लेषण कीजिए। हमने ये क्वेश्चन उठाया है। तो देखो, ग्राम आधारित स्वशासन की जड़ें। ग्राम तमिलकम की प्राथमिक इकाइयां थी। क्या? ग्राम। स्वावलंबी कृषि उद्योग केंद्र, जहां प्रत्येक गांव की अपनी व्यवस्था होती थी। गांव में बुजुर्गों की एक समिति होती थी जिनको क्या कहते थे? मंडराम। ये स्थापित की गई थी जो सड़क, सिंचाई, सफाई और सुरक्षा तक की देखरेख करती थी। बुजुर्गों की समिति जिसको मंडराम कहा गया। मंडराम पे शॉर्ट नोट आ जाए तो ध्यान रखना। इन बने अधिकारों से गांव ने खुद निर्णय लेने की क्षमता मांगी और महत्वपूर्ण, क्योंकि राज्य की पकड़ समिति थी। न्यायिक कार्यक्षेत्र या पंच संचालन। न्याय की जिम्मेदारी पंचायत या वजुगम मरम नामक स्थायी मंडलियों को दी जाती थी। विवाद जैसे जमीनी, परिवार या सामाजिक मुक्त और निष्पक्ष रूप से सुलझाए जाते थे। प्राय स्वच्छ और निर्बाध समाधान सुनिश्चित किया जाता था। अलग अलग प्रशासनिक स्तरों का स्वरूप करें, इसको पढ़ते हैं। देखो, ग्राम मिलकर नाडु कोट्टम बनाते थे। नाडु बनाते थे ना ग्राम मिलके। तो ग्राम क्या थे? उर थे, छोटे छोटे गांव, और जो मिलके बनते थे क्या? नाडु। इनके प्रमुख जैसे शित्रु आरसार यानी कि शास्त्र कर व संधारण हेतु जिम्मेदार होते थे, लेकिन स्थानीय स्वायत्ता बनी रहती थी। 3 मुकुट राजाओं चेर, चोल, पांडे के शासनकाल में भी ग्राम संगठनों को स्वशासित रखा गया, किंतु वे कर व सेना आपूर्ति में योगदान देते रहे। अब आर्थिक सहभागिता में सामाजिक गठजोड़ की बात करते हैं। ग्राम में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हस्तांतरण जैसी गतिविधियां विकसित हुई। सामूहिक कर शासन को सामूहिक कर इकट्ठा होता था। जो भी उपज का एक छठवां हिस्सा जो था ना, वो शासन के पास जाता था। आवश्यकता अनुसार कर में राहत भी दी जाती थी। व्यापार ग्राम या नगरम में व्यापारी गिल्ड जो थे वो सक्रिय थे। उन्होंने प्रबुद्ध साझेदारी रखी। विकास के प्रमुख चरण पढ़ें तो देखो, क्लैनिक स्तर किझार या वेलिर जैसे स्थानीय जातीय प्रमुख थे। स्वायत्त ग्राम मंडल यानी कि पंचमंडप ग्राम सुरक्षा। नाडु स्तर कई ग्रामों का समूह। कर सेना व्यवस्था और राज्य व्यवस्था यानी कि चोल, चेर, पांडे पारस्परिक दबदबे सहित, लेकिन ग्राम स्वशासन को बनाए रखते हुए थे। इसकी मुख्य विशेषताएं तो बात करें तो एक तो विकेंद्रीकरण था। स्वायत्ता ग्राम सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा थी। शक्ति का विकेंद्रीकरण था ना। ग्राम में पंचायतें बनी हुई थी ना, जो कि वहाँ के उसकी देख रेख करती थी। समावेशी शासन था। बुजुर्गों, कृषि योद्धाओं की सहभागिता थी। सब मिलकर शासन चलाते थे। पानी, सिंचाई, सफाई, सार्वजनिक क्षेत्र, सामुदायिक परियोजनाओं की पहल होती थी, जिसमें ये सारी दिक्कतों के बारे में बात की जाती थी और लोगों से भी बात की जाती थी, उनकी राय ली जाती थी। स्थिर न्याय व्यवस्था थी। पंचायती न्याय स्थानीय, पारदर्शी और सस्ती। राज्य लोक संवाद, कर, सेना, रक्षा की जिम्मेदारी, राज्य नियंत्रण सब उपस्थित था। और अगर समग्र आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो लाभ, स्थानीय पारदर्शिता, सामाजिक समरसता, आर्थिक आत्मबल, न्याय प्रणाली की सुलभता। सीमाएं थी। सीमित संसाधन, बड़े भय, आपातकाल में प्रतिक्रिया धीमी, राज्य वितंड ब्यूरो में सामंजस्य आवश्यक। परिणाम देखें तो यह व्यवस्था तमिल समाज को स्थिरता, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता देती थी, जो बाद में चोल, चेर, पांड्य राज्यों के उदय में सहायक रही। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो तमिलकम का मुख्य तंत्र एक सुनियोजित, विकेंद्रीकृत सामाजिक राजनीतिक मॉडल था, जो ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक सहज संपर्क प्रदान करता था। इसकी प्रकृति क्रमिक रूप से विकसित हुई और
लेकिन स्थानीय स्वशासन की जड़ें बनी रही। यह तंत्र सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और राज्य जनता संवादों की मिसाल रहा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है वो ये था, भारत को विजित्व शासित करने में रेलवे की स्थापना किस प्रकार से सहायक है। या तो रेलवे पे शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं एक बार। सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो रेलवे ने ब्रिटिश को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित सैनिकों को तेजी से तैनात करने में स्वतंत्रता दी, जिससे 1857 की क्रांति जैसे विद्रोह का दमन संभव हुआ। स्टेशन अक्सर छोटे किले की तरह संरक्षित होते थे, जहां अंग्रेजी अफसर तैनात रहते थे और 80% वर्दी, कपड़े, उपकरण और संयंत्र ब्रिटेन से रेलमार्ग द्वारा यात्रा करते थे। आर्थिक शोषण व संसाधन निकासी ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल, कपास, लोहा, कोयला आदि भारत से बंदरगाह तक रीली एनहांस्ड ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचने लगे, जिससे निर्यात तेज और सस्ता हुआ। कैसे पहुंचते थे? मालगाड़ी में ले जाते थे और बस। साथ ही ब्रिटिश तैयार माल को भारत के आंतरिक बाजारों तक पहुंचाने में आसानी हुई। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर उद्योगों जैसे ताना बाना, हस्तशिल्प ध्वस्त हुए। एकीकृत बाजार और राजस्व नियंत्रण की बात करें तो रेलवे ने विभिन्न आर्थिक एवं क्षेत्रीय सोर्सेस को मध्यस्थ बाजारों में बंदरगाहों से जोड़कर एक केंद्रीकृत आर्थिक तंत्र बनाया, जिससे ब्रिटिश वित्त और राजस्व नियंत्रण मजबूत हुआ। रेल और टेलीग्राफ का संयोजन मार्केट कीमतों को नियंत्रित करने में सहायक रहा। जब संकट काल आया तो सूखे और खाद्य संकट, तब भी यह उपकरण व्यापारियों द्वारा स्टॉक जमा करने और कीमतों को तय करने में बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। संचार एकता और राष्ट्रवाद की बात करें तो रेल ने लोगों को तीव्र, गतिमान, परस्पर संपर्क की सुविधा देकर पैन इंडियन पहचान को बल दिया। नेशनलिस्ट नेताओं जैसे गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने इसका उपयोग सम्मेलन, यात्रा, प्रचार में किया। रेल स्टेशन सभा, विषय व आंदोलन के केंद्र बन गए। रेलगाड़ी को निशाना बनाते हुए कई बार विद्रोहियों और क्रांतिकारी गतिविधियां की गई। यह ब्रिटिश विमर्श को चुनौती देने वाली यादों को जगाता है। श्रमिक स्तर और सामाजिक असर की बात करें तो रेल निर्माण ने लाखों भारतीयों को कार्य साधन में संलग्न किया, लेकिन अत्यधिक श्रम, रेशनों की कमाइयों का बहिष्कार, श्रम दोष और गरमाई आपदाएं भी सामने आई। यूरोपियों के लिए प्रथम क्लास व भारतीयों के लिए तीसरी, चौथी श्रेणी यात्री श्रेणियों में क्लासीकरण से नस्लीय विभाजन को मजबूत किया गया। बहुत भेदभाव करते थे। निष्कर्ष की बात करें तो रेलगाड़ी ब्रिटिश के लिए एक अत्यंत कुशल उपकरण साबित हुई। सैन्य सक्षम, विद्रोह को कुचलने में सहायक, आर्थिक खींच, कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई। प्रशासनिक एकीकरण, राजस्व, बाजारों पर नियंत्रण रहा। संचार, परिवहन, संचार जिसने राष्ट्रवादी चेतना और आंदोलनों को आधार तैयार किया। इस तरह रेल ब्रिटिश शासन के साथ साथ अंतर्निहित भारतीय विकास की गूंज भी बना, जिससे स्वतंत्रता पश्चात भारतीयों ने आगे उसको बढ़ाया और अपने मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल किया। और आज आपको पता है ना रेलवे का क्या महत्व है भारत के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थी जो मैंने आज आपसे इस रिवीजन क्लास में डिस्कस कर लिए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद बुक रीड ज़रूर कर लें, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये सब्जेक्ट। तो बने रहें जीके बैंक के साथ। बाय बाय।